नमस्कार मित्रों, चुनाव हो चुके हैं और सभी के मन में एक उत्सुकता है कि कौन चुनकर आएगा। रोज वर्तमान पेपर में, न्यूज़ चैनल पर अलग अलग लोग अपने आकलन करते हैं, अपने गुना भाग करते हैं और एक सामग्री आपके पास में रखते हैं। सबके अपना नज़रिया है, सबका अपने विचार है, सबके अपने सर्वे की स्टाइल है, सबका अपना तरीका है। इन सब बातों को देखने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं जिन पे हमको गौर करना होता है। यदि वो बातों पे गौर आपने भी किया तो आप भी बहुत आसानी से आकलन लगा सकते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होना चाहिए। एक अपेक्षित परिणाम रहता है, हकीकत तो किसी को नहीं पता रहती। यदि हकीकत पता रहती तो शायद फिर इसके कुछ और जो माहौल दिख रहा अलग होता था। चुनाव संपन्न हुए। अमरावती की जो प्रतिशत है 60.36% हुआ, ये सब आपको जानकारी है। अब इस पे यदि गौर किया जाए तो कौन लोग खड़े थे, कौन चुनकर आने वाले हैं, कौन दूसरे नंबर पर रहने वाला, कौन तीसरे नंबर पर, एक दिशा निर्देश तरीका, एक आकलन आता है। उसके लिए बहुत सारी बातों पे गौर करना पड़ता है और ये सारी बातें आप भी यदि देखो तो आपको पता लग जाएगा। इसमें अब यह है कि पिछले बार की परिस्थितियां और इस बार की चुनाव की परिस्थितियां क्या थी। यदि हमारे अमरावती लोकसभा की बात की जाए तो पिछली बार की परिस्थिति और इस बार की परिस्थिति, एक होता है उम्मीदवार कौन कौन थे, पार्टियां कौन कौन थी, समीकरण क्या क्या थे और मतदाताओं की संख्या क्या थी। क्या मतदार क्षेत्र बदला है? वह है वही है। पिछले बार के जो उम्मीदवार थे, आनंदराव अडसूल जो वर्तमान सांसद है शिवसेना से, दूसरे उम्मीदवार थे नवनीत राणा जो पिछली बार राष्ट्रवादी से घड़ी के चिन्ह पर खड़ी थी। गुणवंत देवपारे थे जो पिछली बार बीएसपी से खड़े थे, इस बार वंचित आघाड़ी से खड़े हैं। और चौथे उम्मीदवार, ये मैं 4 मुख्य उम्मीदवारों के नाम बता रहा हूँ जिनके वोट बताने लायक होंगे और जो दूसरे उम्मीदवार को अपने वोटों से फर्क डाल सकता है। ऐसे उम्मीदवार 4 के नाम है। चौथे अरुण वानखड़े, इस बार बीएसपी से खड़े। पिछली बार बीएसपी से गुणवंत देवपारे खड़े थे और इस बार अरुण वानखड़े खड़े हैं। परिस्थितियां वो की वही है। पिछली बार गवई खड़े थे आरपीआई से, इस बार गवई नवनीत राणा के साथ में है, उनके समर्थन में है। ये हो गई उम्मीदवार की परिस्थिति। बाकी परिस्थितियां, पिछली बार था मोदी जी की लहर थी, मोदी जी का प्रभाव था, देश पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हो गया था। सबको परिवर्तन चाहिए था पिछली बार। हमारे यहाँ पे वो हमारे वर्तमान सांसद आनंदराव जी अडसूल शिवसेना से खड़े थे और नवनीत राणा राष्ट्रवादी से खड़े। 4 नाम आपको बता चुका हूं मैं। अब उस समय की परिस्थिति जो थी और अभी की परिस्थिति में, अभी मोदी लहर नहीं है, लेकिन जो एक भावनात्मक लोगों के मन पे परिवर्तन किया देश प्रेम का, एक देश प्रेम नाम के इस बार आइटम बाहर आया है। देश प्रेम का जज्बा बाहर आया है। हर व्यक्ति को लगता है कि अब ये सरकार है तो देश सुरक्षित है, क्योंकि उस प्रकार से पूरा का पूरा माहौल तैयार किया गया। आप पुलवामा अटैक से तो वर्तमान तक सारी चीज़ें देख लीजिए। सभी में कहीं ना कहीं देश को लेकर लोगों को किया कि मोदी है तो देश सुरक्षित है। पिछले बार भी मोदी की लहर थी, इस बार भी मोदी का प्रभाव है। पिछले बार भाजपा लड़ रही थी, इस बार मोदी सरकार लड़ रही थी। ये थोड़ी सी कुछ चुनौतियां है, कुछ फर्क है पिछले बार के चुनाव में, इस बार के चुनाव में। इस बार कैंपेनिंग पूरी मोदी जी कर, कैंपेनिंग पिछली बार भी मोदी जी की थी, लेकिन स्थानीय लोगों का भी कुछ उसमें इम्पोर्टेंट था, महत्व था। इस बार स्थानीय लोग, यानी स्थानीय लोग मतलब जो उम्मीदवार खड़े थे, हर व्यक्ति यहाँ पर मोदी को चुनकर देना यह बात करता है। 570 लोग मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। ये परिस्थिति पिछली बार मोदी की लहर थी कि हमको एक परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश की जनता ने एक अलगार में पुकार लिया था। वही बाद में सीटों में परिवर्तन हुआ। अब 5 साल का काम, 5 साल की सरकार,
और वर्तमान स्थिति। काम सबको पता है, एक तरफ कहते हैं बहुत किया, दूसरा यदि आकलन किया जाए तो पुराने कामों को पूरा किया, पुराने ही कामों को नई यानी पुरानी शराब नई बोतल में डालकर वापस परोसी गई है। काम की स्थिति वो की वही है, विजन का थोड़ा फर्क हो सकता है लोगों में, लेकिन एक विश्वास निर्माण हुआ है मोदी सरकार से। लोगों ने विश्वास करना चालू किया। परिस्थितियाँ पिछले बार जैसे मैंने कहा कि मोदी लहर की थी, इस बार मोदी लहर की नहीं, उनके कामों की और उनके भावनात्मक प्रचार की है। लोकल स्थिति हमारी यदि देखी जाए तो पिछले बार भी 2 उम्मीदवार हुए थे मुख्य में, इस बार भी मुख्य रूप से 2 उम्मीदवार वही है। पिछली बार 3,29,000 नवनीत राणा को वोट मिले थे और आनंद अड़सूल को 4,67,000 वोट मिले थे। 1,37,000 की मार्जिन से आनंद अड़सूल विजयी हुए थे। अब यदि इसका पिछली बार की परिस्थिति के और कुछ इसमें लिया जाए तो मैंने बताया कि जैसे उम्मीदवारी भी हुई था, इस बार वंचित आघाड़ी करके अम्बेडकर पंथियों ने अपनी एक और पैनल डाली है जिसमें उनके सहयोगी दल और वो तो अम्बेडकर विचारधारा वाले भी बहुत लोग हैं, एक उनका भी थोड़ा सा प्रभाव। अब ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाएगी, हम बाद में देखेंगे। हम लोग अभी परिस्थिति पर बात करें, पिछली बार मोदी का फेवर था, इस बार मोदी का भावनात्मक प्रचार है। पिछली बार उम्मीदवार पहली बार नवनीत राणा लड़ रही थी, इस बार नवनीत राणा दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। पिछले बार का अनुभव और इस बार का अनुभव दोनों चीज़ें काम करें। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल नहीं है, जनसंपर्क में फर्क पड़ सकता है। इसमें बहुत सारी बातें जो हमने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। एक तो मैंने आपको पिछली बार की परिस्थिति अभी बताया कि मोदी की लहर है, पिछली बार नवनीत राणा राष्ट्रवादी से खड़ी थी और इस बार सारे पार्टी अपना वजूद लेकर उनके साथ में है, तो दूसरी तरफ कई पार्टियों के सहयोग से और युति से आनंदराव अड़सूल खड़े हैं। अब इसमें कई चीज़ें हमको जब इनके प्रभाव देखेंगे कैसे होते, तो इसमें एक व्यक्तिमत्व इसका देखना है, दूसरे नंबर पे अनुभव, तीसरा देखेंगे हम कार्यक्षमता, चौथे में देखेंगे हम इनका टीम वर्क कैसा था, सब उम्मीदवारों का जनसंपर्क एक तो अभी चुनाव के समय पे होता है जो अचानक कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों का रहता है कि निरंतर प्रयास रहता है जनसंपर्क का। इसकी पूरी डिटेल में समीक्षा आपके साथ में मैं करूंगा। वोटों का समीकरण, कुछ आर्थिक आधार पर, कुछ जातिगत समीकरण और इस बार एक नया समीकरण आपको बताएंगे, लिंग भेद का समीकरण, महिला पुरुष का। हर बार हमने देखी जातिगत समीकरण और आर्थिक समीकरण पे पूरा होता है, लेकिन इस बार एक लिंग भेद का समीकरण अमरावती शहर में से थोड़ा सा उभर कर सामने आया है, वो भी आपसे बाद में डिस्कस करूंगा मैं। राजनीतिक कूटनीति कैसी होती है, सामने जो दिखता है आपको उसके पीछे जो चलता है, वो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में किस उम्मीदवार के पास में सहयोगी, पावर वाले सहयोगी लोग कितने, वो पार्टी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, क्योंकि चुनाव जब होता है तो कई संस्थाएं अपना समर्थन घोषित करती है, कुछ पार्टियां समर्थन घोषित। तो ये दोनों चारों उम्मीदवार के पास में किस प्रकार था और जो चुनाव के समय जनसभाएं लेनी पड़ती है उसका क्या प्रभाव रहा, उसमें आने वाले लोग कौन थे, क्या वह मत में परिवर्तन हो सकता है और किस उम्मीदवार के पास में अमरावती लोकसभा को लेके कोई विजन है, कोई दृष्टिकोण है, कुछ प्लानिंग है, ये भी मतदान पे फोन करेंगे। और कौन वोटर्स को अपने ओर आकर्षित कर, कई आकर्षण के कई कारण हो सकते हैं, किए हुए काम का हो सकता है, आपका वाक्पटुता हो सकती है, आपके वाणी का प्रभाव हो सकता है, आपका जनसंपर्क का प्रभाव, बहुत सारी चीज़ें इसमें आकर्षण में आपको दिखेगी। और सबसे बड़ा जो एक मुख्य मुद्दा आता है वो नेतृत्व का, कि नेतृत्व क्षमता किस में है। नेतृत्व क्षमता बहुत बड़ा, हम कई बार देख लेते हैं कि कई लोग चुनकर आ जाते हैं, आमदार बन जाते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता नहीं होती। आमदार बनना कभी पार्टी के भरोसे बना जाता है, कभी परिवार के भरोसे बन जाते हैं, कई बार पैसों के बल पे भी आमदार बन जाते हैं। लेकिन एक जो नेतृत्व क्षमता चाहिए, नेतृत्व क्षमता का मतलब कि जिसकी जनता जिसके बात को माने, जिसके बात को फॉलो करे, जो इसको अपना हीरो माने, इस प्रकार की नेतृत्व क्षमता जिसमें है, नेतृत्व एक जनता में और
काम कराने की क्षमता, दो चीज़ें इसमें देखी जाएगी। ये किसमें इन सारी बातों का हम लोग आज इसमें डिटेल करें। कुछ बातों का अभी करूँगा, कुछ बातों का दूसरे एपिसोड में करूँगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में वापस हम एक सिस्टम से, जो मैंने आपको बताया उसी सीक्वेंस से सारा हम लोग, मैंने सिर्फ परिस्थितियाँ पिछली बार की एक चीज़ पे आपसे डिस्कस की, परिस्थितियाँ पिछली बार कैसी थी और इस बार कैसी थी। वापस शॉर्ट में, पिछली बार नवनीत राणा राष्ट्रवादी से खड़ी थी, इस बार अपक्ष खड़ी है, कई पार्टियों का सहयोग लेकर उनके समर्थन से। आनंद और अरसुल की स्थिति, राजनीतिक स्थिति वही है, वर्तमान में खासदार है। पिछली बार भी वो खासदार थे, पिछली बार भी शिवसेना थे, इस बार भी शिवसेना। पिछली बार भी तीन मुख्य प्रतिद्वंदी थे पिछली बार में, राजेंद्र गवई, अरसुल और दो ही थे, राजेंद्र गवई थे और उसके साथ में देवपारी। 4 लोग मुख्यमंत्री, बाकी सब लोग खड़े थे, चुन के आने के लिए नहीं थे। कई लोग तो बैलेट पेपर में नाम आ जाना चाहिए इसलिए भी खड़े हो जाते, क्योंकि नॉमिनल फीस लगती है, बैलेट पेपर में नाम आता है, एक बैलेट मशीन बढ़ जाती है। होता तो ये कि जिसको 1000 वोट से भी कम मिलने की संभावना, 1000 वोट तो बहुत कम होते, 2% से भी कम जिसको वोट मिले उसको एक पेनल्टी की प्रोविजन होनी चाहिए कि जिसके पास 2% भी जनाधार नहीं है, यदि वह चुनाव में खड़ा है तो निश्चित दिक्कतें सभी को है, प्रशासन को भी है और वोटर्स को भी है, और जो खड़े रहते हैं उन उम्मीदवारों को भी है। तो इस चीज़ की प्रोविज़न एक होनी चाहिए कि जो उम्मीदवार 2% से कम लेगा उसको एक पेनल्टी, ठीक है, एक जमानत की राशि तो आप ले लेते हैं, वो वापस देते, यदि उसकी जमानत करते उसको लेके, तो उसकी थोड़ी सी सीमा बदल के, या कि जिसको 2%, 1%, कोई एक रख लो, हो या परसेंट के 1%, 11 लाख वोटिंग हुई है, 1% भी रहे तो उसको 11,000 वोट लेने पड़ते। 11,000 वोट लेने की भी कैपेसिटी नहीं। यदि वो आदमी 12 लाख बैलेट पेपर पे उसके नाम छपते हैं, 12 लाख पेपर पे उसके मशीनों पे उसके नाम आते हैं, तो निश्चित रूप से यह लोकशाही के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह गलत है। समझदार लोगों ने आना चाहिए। कई बार गलत बटन दब जाते, देना किसी को और को था, ले कोई और लेता। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सीक्वेंस से 2-2, 3-3 चीज़ों का हम सीक्वेंस से आपके साथ बात करेंगे कि किस प्रकार वोटों पर ये सारी चीज़ें फ़र्क डालती है।